हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिफेंस सॉल्यूशन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस सॉल्यूशंस पर। आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा फिजिक्स टॉप 1500 सीरीज का पार्ट 3। दोस्तों ये हमारा पार्ट 3 है और इस वीडियो के लिए मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उन कॉन्सेप्ट पर आधारित कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। हर क्वेश्चंस की एक नई नई अप्रोच होगी, आप क्वेश्चंस को करने के तरीके सीखेंगे। सो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों इसके दो पार्ट मैंने अपलोड कर रखे हैं, उनका लिंक आपको आई बटन पर या प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। सो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 41 दिया है, दो समरूप धातु के गोले प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश दिए गए हैं, तो उनमें से हमें राइट ऑप्शन चूज करना है, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। सो आपको ध्यान रखना होगा 9.1, जब किसी आवेश किसी धातु को जब हम ऋणावेशित करेंगे तो उसमें 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम का मास ऐड करेंगे। आपको ध्यान रखना है, जब किसी जैसे कि कोई धातु का गोला है, अगर उसे धनावेशित कर रहे हैं सो उससे हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की कमी कर रहे हैं, सो उसका मास कम होता जाएगा। अगर हम किसी धातु के गोले को ऋणावेशित कर रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, सो इस उसमें इतना मास हर हर इलेक्ट्रॉन पर ऐड होता जाएगा। सो ऋणावेशित गोले का मास ज़्यादा होगा, धनावेशित गोले का मास कम होगा। सो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। धनावेशित गोले का द्रव्यमान ऋणावेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। कुछ दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच गुरुत्वीय तथा स्थिर वैद्युत बल का अनुपात बताना है। तो दोस्तों एफ जी बराबर होता है दोस्तों 10⁻⁻43 एफ ई। दोस्तों हमारा गुरुत्वीय जो बल होता है वो काफ़ी कमज़ोर होता है। सो हमारा ऑप्शन यहाँ से डी राइट हो जाएगा। 10⁻43 गुना होता है वैद्युत बल का। सो इसमें से हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कई बार एग्जाम में आ भी चुका है ये वाला। एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 43 इज, दोस्तों वैद्युत क्षेत्र उसे विक्षेपित करेगा जिसमें हमारा आवेश होगा। इसमें से हमारी एक्स किरणें जो हैं और जो गामा किरणें हैं, ये हमारी हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे, इनको विक्षेपित नहीं करेगा। न्यूट्रॉनों में नहीं होता इलेक्ट्रॉन, सो हमारा जो हमारा चार्ज नहीं होता, सो हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा एल्फा कणों को। सो आई होप आप यहाँ तक सीख गए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 को। एक सरल रेखा में गतिमान प्रोटॉन चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है। आपको यहाँ से नोट पॉइंट याद रखना है। प्रोटॉन परिवर्तन अनुभव करेगा। आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई पार्टिकल किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर समांतर गति करेगा, सो उसे ना अपनी चाल में परिवर्तन होगा ना ही गति की दिशा में। आपको इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे कोई दूसरे के क्षेत्र में जाएगा, अगर सीधे चले जाएगा तो उसे कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ना तो अपनी गति की दिशा में परिवर्तन महसूस करेगा, ना ही अपनी चाल में। तो देर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन एंड एज वेल एज इट्स वेलोसिटी, इस स्पीड। सो ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा। अगर यहाँ पर कहे लंबवत प्रवेश करे, अगर लंबवत प्रवेश करेगा तो उसका जो पाथ होगा वो सर्कुलर होगा, वृत्तीय होगा। और जो उसकी जो रेडियस होगी वो होगी mv/qb हो जाएगी। अगर इसमें न्यूमेरिकल आ जाता है कई बार। और अगर आवर्तकाल की बात करेगा तो हमारा 2πm/qb से निकाल देंगे। सो आपको ये पॉइंट यहाँ से याद रखने हैं। सो आई होप आप ये वाला कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 45 दिया है। क्वेश्चन नंबर 45 दिया है 40 ओम 40 वाट और 60 वाट के दो बल्ब 260 वोल्ट की लाइन से जोड़े जाते हैं, तो उनके प्रतिरोधों का अनुपात बताना है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, P इजिकल टू होता है हमारा V²/R। सो यहाँ से हम R निकालेंगे, R और P का रिलेशन, तो R प्रोपोर्शनली हो जाएगा P के। यहाँ पर हमारा प्रतिरोधों का जो हमारे शक्तियों का अनुपात है, P का अनुपात जो दिया गया है 40 और 60 का दिया गया है। सो 40 60 का निकालेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 2:3। अगर हम प्रतिरोधों की बात करें, इनकी जो शक्तियों की बात करें, पी का अनुपात निकालेंगे। सो यहाँ पर रिलेशन हमारा 1/p से है। सो ये उलट जाएगा, 3:2 आ जाएगा। हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आई होप आप ये वाला कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। दोस्तों आपको जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे आप उनका स्क्रीनशॉट ले लें या आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, जिससे आपको एग्जाम टाइम में जो रिवीजन करते हैं उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो क्वेश्चन नंबर 46 दिया है, एक चालक की वोल्टता वी है, धारा आई के बीच ग्राफ सरल रेखा है, वाई एच जो कि आई को प्रदर्शित करता है, थीटा कोण बनाती है, तो चालक का प्रतिरोध होगा। सो ये हमारा वाई एक्सिस हो गया है दोस्तों, और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। इसमें दिया है वाई एच जो कि आई को प्रदर्शित करता है, हमारा जो आई को प्रदर्शित कर रहा है, और एक्स एच हमारा वी को प्रदर्शित कर रहा है। सो इसके बीच में जो हमारा ग्राफ है वो थीटा कोण बना रहा है, सरल रेखा है। सो इसमें से बताना है चालक का प्रतिरोध। अगर इसकी हम प्रवणता निकालेंगे, एम निकालेंगे, एम इजिकल टू होती है दोस्तों tan थीटा,
और tan थीटा बराबर दोस्तों होता है v अपॉन आई। सो दोस्तों यहाँ पर लंब बटे आधार, लंब हमारा इसके साथ एंगल बन रहा है आई के साथ वाई एक्सिस, तो लंब हमारा हो जाएगा ये और आधार हो गया आई, तो v अपॉन आई। ये यहाँ तक आप क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों v अपॉन आई ही तो हमारा r होता है, सो v अपॉन आई बराबर r आ जाएगा। सो हमारा r इजकल टू कितना आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। सो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ से हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। आई होप आप यहाँ से सब कुछ क्लियर हो गया होगा। दोस्तों ये एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हुआ है, जिसने एग्ज़ाम दिया होगा शायद उसे मिला भी होगा, आप इसको लर्न कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जो एंगल दिया है इसमें दिया होगा क्वेश्चन में कि एंगल आई वाई एच के साथ है। अगर यहाँ पर कहता आई अगर इसके साथ है एक्स एच के, तो यहाँ पर कॉट थीटा हमारा आंसर हो जाता, वन अपान फिर उसमें आई अपान वी हो जाता। सो वहाँ से कॉट थीटा हमारा निकल आता। आई होप आप यहाँ तक सीख गए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 दिया है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है। दोस्तों आपको टोटल इंटरनल पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल शायद इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ कहते हैं दोस्तों, इंग्लिश में मुझे करेक्ट नहीं पता है। सो TIR बोलते हैं इसमें। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दोस्तों कंडीशन होती है, आपको ध्यान रखनी है। प्रकाश सघन से विरल में जाएगा, डेंसर टू रेयर जाएगा, और दूसरा पॉइंट है कि आपतन कोण का मान, जो इंसिडेंशन रेस होती है, आपसन कोण होता है, उसका मान अपवर्तन कोण आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। सो यहाँ पर जो हमारी जो इसमें से राइट ऑप्शन, यहाँ से आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। आपको क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट भी सीखना है, आपको लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ पर हमारा जो ये 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। इसमें से हम अगर राइट ऑप्शन की बात करेंगे, सो हमारा कांच से जल में जाएगी, हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। दोस्तों कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5 और जल की बात करें तो हमारा 1.3 होता है। सो आप यहाँ से हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाँ यहाँ पर अगर 1.5 से जाएगी तो हमारा जो सघन माध्यम से रेयर में जा रही है, सो हमारी ये वाली कंडीशन सही होगी, हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48। सो 48 दिया है, कांच से वायु में जाने पर प्रकाश के किस रंग के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम है। आपने क्रांतिक कोण का फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन सी इक्वल टू होता है 1/n। सो यहाँ पर जो हमारा क्रांतिक कोण है वो अपवर्तनांक के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो जिसका अपवर्तनांक कम होगा क्रांतिक कोण अधिक होगा। सो इसमें बात कर रहा है न्यूनतम की, तो जिसका अपवर्तनांक जो हमारा जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उसका क्रांतिक कोण न्यूनतम आएगा। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, लाल का सबसे कम होता है और बैंगनी का सबसे अधिक होता है। सो हमारा बैंगनी का अपवर्तनांक अधिक होगा, सो क्रांतिक कोण हमारा न्यूनतम आएगा। सो यहाँ से हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 दिया है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, मैं अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि एग्जाम में आ चुका है और कुछ नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन को आपको बस फार्मूला पता होना चाहिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बी में चुंबकीय आव्यूह में रखे एम चुंबकीय आघूर्ण के चुंबक को 180 घुमाने में किया गया कार्य। आपको बस इसका फॉर्मूला याद रहना चाहिए, W इक्वल टू होता है MB 1 माइनस कॉस थीटा। अब दोस्तों 180 घुमाएंगे तो थीटा हम यहाँ पर 180 रखेंगे, तो कॉस 180 का मान होता है दोस्तों -1, कॉस 180 का मान होता है माइनस, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा और बाहर कितना है MB है, तो दोस्तों हमारा आ जाएगा 2 MB। सो हमारा ऑप्शन यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा। सो ओके आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। W इक्वल टू आपको वर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए, W इक्वल टू होता है MB 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस 180 की वैल्यू रखेंगे -1, सो हमारा 2 MB आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 दिया है, भारहीनता का अनुभव होता है। भारहीनता का अनुभव दोस्तों जो बहुत उपग्रह में दोस्तों जो हमारा होता है, इसमें से हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। उपग्रह में दोस्तों हम भारहीनता का अनुभव करते हैं, ये तो दोस्तों हमारा राइट गलत है। पृथ्वी तल पर हमारा गुरुत्वीय त्वरण लगता है, इसलिए भारहीनता का अनुभव नहीं होगा। ऑप्शन हमारा ए भी गलत है, सो हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, लास्ट ईयर पूछा गया था, ट्रांसफार्मर एक युक्ति है। दोस्तों ट्रांसफार्मर जो होता है वो वोल्टता नियामक के रूप में कार्य करता है। उसमें ऑप्शन था लास्ट ईयर क्वेश्चन में वोल्टता नियामक, वोल्ट या वोल्टता नियंत्रक। तो दोस्तों AC वोल्टता को बढ़ाने या घटाने के लिए हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। वोल्टता नियामक के रूप में ट्रांसफार्मर को यूज किया जाता है। और दोस्तों इसमें ट्रांसफार्मर में अगर धारा की बात की जाए तो ट्रांसफार्मर भंवर धारा होती है, आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, प्रकाश विद्युत प्रवाह में धातुओं से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं। दोस्तों उन्हें प्रकाश आयन कहता है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 दिया है, प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण का मान निर्भर करता है। आपने अल्पतम विचलन कोण का फॉर्मूला डेल एम इक्वल टू पढ़ा होगा n-1 × a।
सो दोस्तों यहाँ से जो हमारा डिलेम है वो इन पर भी निर्भर कर रहा है और ए पर भी निर्भर कर रहा है। सो दोस्तों हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, प्रिज्म कोण और अपवर्तनांक दोनों पर। सो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 दिया है, धारा मापी से बने अमीटर की मुख्य धारा 5% और धारा मापी से जाती है, तो धारा मापी का प्रतिरोध जी। दोस्तों आप इसमें एस इक्वल टू आई जी कैपिटल जी अपॉन आई माइनस आई जी से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसका शॉर्ट मेथड बताता हूँ। जब एस की बात करेगा तो जी अपॉन एन माइनस वन ये हमारा फार्मूला होता है। फार्मूला या आप इसे ट्रिक की तरह याद रख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एन क्या कंसीडर करना है। सो दोस्तों एन की बात जब भी करेगा तो 100/100 हमेशा लेना है, और जितने की बात करेगा 5% की बात करेगा तो 5% डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पर 20 आ जाएगा। सो जी अपॉन एन हमारा 20 है, तो 20 माइनस 1, तो जी अपॉन 19 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आप इसी तरह कई बार क्वेश्चन आपको वेरिएट करेगा एग्जाम में। 5% की जगह अगर बोल देगा, मान लिया बोल दिया 1/4, सो एन की जगह हम 1/4 रख देंगे। 1 मतलब इनकी अगर यहाँ पर एक बोला जाएगा मुख्य धारा में 1/4, अगर मान लिया मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, अगर वेरिएट करेगा एग्जाम में, तो अगर क्वेश्चन बोल दिया कि मुख्य धारा में 1/4 धारा मापी में जाती है, तो 1/4 का मतलब कितना होता है 25%। तो यहाँ पर 25 करके हम 4 कर देंगे, तो 4 माइनस 1 जी/3 आ जाएगा। उसी तरह मैंने आपको दोस्तों ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, इस अगर इसकी बात करेगा जी/n-1 से निकाल सकते हैं डायरेक्ट। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन 55। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। दोलन कमान पर आधारित एक घड़ी, घड़ी को चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो घड़ी क्या होगी। सो दोस्तों टी इक्वल टू आपने पढ़ा होगा आवर्तकाल का फार्मूला, टी इक्वल टू होता है L/G। तो दोस्तों दोलन कमान की है, इसमें अगर हम चंद्रमा पर जाएंगे तो हमारा जी हो जाता है G/6, G/6 हो जाता है चंद्रमा पर। तो हमारा जी है वो डिक्रीज करेगा, तो हमारा जो आवर्तकाल हो जाएगा वो इंक्रीज होगा। आवर्तकाल इंक्रीज होने का मतलब है, आवर्तकाल अगर हमारा इंक्रीज होगा सो उसका मतलब है जो हमारा जो घड़ी होगी वो सुस्त हो जाएगी, वो देर देर से अपना चक्कर करेगी। आवर्तकाल घटने का मतलब बढ़ने का मतलब है जो हमारा जो टाइम है कंप्लीट करने का एक सर्कल, वो और टाइम लेगी, तो घड़ी हमारी क्या हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी। सो आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 दिया है, कोणीय संवेग परिवर्तन की दर को। दोस्तों कोणीय संवेग परिवर्तन की दर को परागुण कहते हैं। ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। सो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पूर्णतः प्रत्यास्थ अप्रत्यास्थ टक्कर में संघट में होते हैं। सो दोस्तों अगर पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर की बात करेगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहते हैं, दोनों संरक्षित रहते हैं। लेकिन यहाँ अप्रत्यास्थ की बात करेगा तो संवेग केवल संरक्षित रहता है, गतिज ऊर्जा असंरक्षित रहती है। सो आई होप आप यहाँ तक सीख गए होंगे। पूर्ण प्रत्यास्थ चक्कर में गतिज ऊर्जा और संवेग दोनों संरक्षित रहेंगे, और अगर अप्रत्यास्थ की बात करेगा केवल संवेग संरक्षित रहेगा, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 दिया है, वह वस्तु जो अपने ऊपर आपतित विकिरण को पूर्णतः अवशोषित कर देती है। दोस्तों उसे ब्लैक बॉडी कहते हैं। ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा, कृष्णिका बोलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 59 दिया है, अप्रगामी तरंगों के बीच दो क्रमागत प्रस्पंदों के बीच की दूरी। अगर प्रस्पंदों की बात करें या निस्पंदों की बात करें, नोट्स की बात करें या एंटी नोट्स की, दोनों की बात करेगा तो हमारी λ/2 होगी। हमारा ऑप्शन यहाँ से सी राइट हो जाएगा। अगर यहाँ पर बोलेगा प्रस्पंद और निस्पंद की बीच की दूरी, अगर प्रस्पंद और निस्पंद की बात करेगा तो हमारा λ/4 आएगा, और दो क्रमागत प्रस्पंदों या निस्पंदों की बात करेगा तो हमारा यहाँ से λ/2 हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 दिया है, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। सो सरल आवर्त गति में क्या स्थिर रहता है। दोस्तों सरल आवर्त गति की बात करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करेगा तो हमारा आवर्तकाल टाइम पीरियड हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। सो आई होप आप यहाँ तक सीख गए होंगे। दोस्तों ये रही हमारी टॉप 15 सीरीज का पार्ट 3 वीडियो। इस वीडियो में मैंने 20 क्वेश्चन डिस्कस करी हैं। दोस्तों सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको रेगुलर PDF वगैरह मिल जाएंगी। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।